हेलो बच्चा लोग, कैसे हो सभी। और जैसे कि हमने देखा, अभी हमारी शॉर्ट कोर्स चल रहा है यहाँ पर फंड फ़िलहाल जेके हाई कोर्ट का एग्ज़ाम आने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ कि सबकी तैयारी बढ़िया से चल रही होगी। तो अभी हम सीधा स्टार्ट करते हैं। हमने पिछली वीडियो में जैसे देखा, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर का हमने पार्ट 1 पढ़ा। उसमें क्या क्या पढ़ा, हमने बहुत कुछ देखा, जैसे कि साइलेंट फीचर्स, एवोल्यूशन कैसा हुआ कंप्यूटर का। और फिर कुछ हमने कन्वर्जेंस के बारे में पढ़ा, अबाउट द यू नो बुलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल में जाकर देख सकते हो। पर अभी हम आगे वीडियोस लंबी हो जाती हैं तो ये शॉर्ट कोर्स रहने वाला है। तो अगर अच्छी लगेगा चैनल तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। तो सीधा स्टार्ट करने वाले हैं अब हम आज की वीडियो के साथ। हमने पिछली वीडियो को एंड किया था ऑन द नोट ऑफ ओवरव्यू ऑफ सम लैंग्वेजेस, हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेजेस। ये पार्ट 2 रहने वाला है। मैं इसको और छोटे से छोटा करने की कोशिश करूँगा और अच्छे समझ में आए ये भी कोशिश करूँगा। तो चलिए सीधा चलते हैं वीडियो पर और लेट्स गो। सो ये पार्ट 2 रहने वाला है ठीक है। तो अब आवाज़ भी नहीं होने वाली क्योंकि आज मैं रात को बनाने वाला हूँ वीडियो। तो हम चलते हैं। हमने पिछली वीडियो में देखे थे साइलेंट फीचर्स, कुछ एवोल्यूशन के बारे में पढ़ा, फिर कुछ साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा, फिर हमने कुछ और कंसेप्ट्स देखे, बिट बाइट, डेसिमल सिस्टम, बुलियन अलजेब्रा देखा, कैसे कन्वर्जन्स होते हैं वो देखे हमने। फिर हमने स्टार्ट कर किया था लास्ट में कुछ लॉजिक गेट्स के बारे में भी पढ़ा, और लास्ट में हमने स्टार्ट किया था कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में। हमने लो लेवल वाली लैंग्वेजेस पढ़ ली। एक्चुअली उसमें कुछ खास तो नहीं था और उसमें कुछ खास पूछने भी नहीं वाले। तो ये हाई लेवल लैंग्वेज जो है इस पे ज़्यादा फोकस करना अपना। तो क्योंकि यही आने वाले पेपर्स एग्ज़ाम्स में ये ज़्यादातर पूछते हैं। तो अभी मैं जो भी पढ़ाता हूँ उसको ध्यान से सुनो और ध्यान से उसको समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो जैसे आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले हाई लेवल लैंग्वेजेस होती क्या हैं। वो लैंग्वेजेस जो कि आसान भाषा में, इंग्लिश इजी इंग्लिश लैंग्वेज में हम डेवलपर्स एज ए पर्सन को समझ में आए। वो मशीन के लिए वो थोड़ी मुश्किल रहती है क्योंकि मशीन्स को इंग्लिश नहीं समझ में आती, ठीक है। और ये नॉर्मल इंग्लिश में मोस्टली लिखी जाती है, ठीक है, हमारी नॉर्मल भाषा में। और थोड़ी सी डेवलपर टंग बट मोस्टली इंग्लिश और द नेटिव लैंग्वेज इज़ यूज्ड, ठीक है। तो सबसे पहली हाई लेवल लैंग्वेज जो आपको पूछा जा सकता है, बहुत सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल बेसिक। सबसे पहले जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है बेसिक। इसकी फुल फॉर्म है बेसिक स्टैंड्स फॉर बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर, देख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक। तो ये बेसिक की फुल फॉर्म होगी। अब ये बेसिक लैंग्वेज क्या थी, ये जो डिज़ाइन की गई थी बेसिकली ये स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई लैंग्वेज है, और ये बनाई थी जॉन कैनी ने। जो भी मैं बोल रहा हूँ आराम से सुनते जाओ, और ये आराम से सुनोगे तो आपको समझ भी आ जाएगा, और पेपर में जैसे मर्जी घुमा के क्वेश्चन पूछे तो आप निकाल पाओगे, ठीक है। तो ये बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन की गई थी, सबसे पहली हाई लेवल लैंग्वेज है। तो बाय जॉन कैनी और थॉमस कुट्स, ये दो बंदे हैं जिन्होंने डेवलप की थी ये लैंग्वेज। 2 सेकंड, आपको अगर इधर दिख रहा होगा, ये देखिए, ये दो, जॉन कैनी और थॉमस कुट्स, और ये 1963 में बनाई गई लैंग्वेज है, ठीक है। इतना सा ध्यान रखना है बस। फिर उसके बाद आगे चलते हैं अगली लैंग्वेज, कोबोल। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेजर हाई लेवल लैंग्वेजेस। बट इसमें फ़र्क क्या है, इस लैंग्वेज और बेसिक में क्या फ़र्क है, ये जो है इसकी फुल फॉर्म से ही आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है लैंग्वेज। इसकी फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। और इसका मतलब है कि ये बेसिकली बिजनेस वाले पीपल, जो मतलब जो भी ये नॉर्मल इंग्लिश में लिखी गई है, और जो ये बेसिकली ये लैंग्वेज है बिजनेसमैन और उन बंदों के लिए और उनको समझाने के लिए, ठीक है। कोबोल एक ऐसी लैंग्वेज जो बनाई गई है, और इट वर्क्स लाइक कॉमन इंग्लिश, ठीक है। तो ये हो गया कोबोल। फिर उसके बाद आती है प्रोलॉग, और लैंग्वेजेस हैं कुछ हाई लेवल। प्रोलॉग होगी इस ये लैंग्वेज जो है, ये बेसिकली एआई, आजकल आपने बहुत सुना होगा एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रही है। तो उस चीज़ को डेवलप करने में प्रोलॉग की बहुत यूज़ कर रखी है एक टाइम पर, ठीक है। प्रोलॉग इज़ वेरी पॉपुलर लैंग्वेज यूज्ड फॉर डेवलपिंग एआई एप्लीकेशंस।
Then we move forward towards Algol, next language. As the name sounds, Algol, it refers to as, it is also known as algorithmic language. And now why it is known as algorithmic language? Because it sounds like it and it's made just like that. एल्गोरिदम्स ज़्यादातर इससे बनाए जाते हैं इस लैंग्वेज के थ्रू। और ये एक स्मॉल लैंग्वेज है, पोर्टेबल है। पोर्टेबल का मतलब इसको कैरी किया जा सकता है, मतलब पोर्टेबल कोई ऐसी चीज़ हो जाती है जो कि एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जा सके, जो बहुत ही कन्वीनियंट ये। तो इसका मतलब ये है कि बहुत ही कन्वीनियंट लैंग्वेज है, ये आराम से यूज़ की जा सकती है, एल्गोरिदम्स में यूज़ होती हैं। और ये ज़्यादातर साइंटिफिक कंप्यूटेशंस में यूज़ की जाने वाली लैंग्वेज है। साइंटिफिक कंप्यूटेशंस होगी जो क्या बोलते हैं साइंटिस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। अपनी कुछ मैथमेटिकल्स हमने इतना याद नहीं रखना, साइंटिफिक कंप्यूटेशन बस ये टर्मिनोलॉजी है, ये याद रख लेना। और ये ठीक है। उसके बाद हम कुछ मेजर लैंग्वेजेस की तरफ बढ़ते हैं, ये थे कॉमन लैंग्वेजेस। उसके बाद कुछ मेजर लैंग्वेजेस से पहले जैसे सी और सी प्लस प्लस है, ये जो लैंग्वेज है ये एक बहुत ही फेमस लैंग्वेज है। ये बनाई गई है डेनिस रिची नाम के व्यक्ति द्वारा। और दिस इज़ अ मिडिल लेवल लैंग्वेज, स्पेशली सी बिकॉज it is not only used for developing softwares which are application level, but C language can develop सिस्टम लेवल सॉफ्टवेयर। अब मैं इसको हिंदी में समझाता हूँ। अब ये जो सी लेवल लैंग्वेज है, ये इससे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर्स वगैरह के बारे में पढ़ना है तो पिछली इसी प्लेलिस्ट में आप स्क्रॉल करना, आपको मिल जाएगा, उसमें डिटेल में समझाया है मैंने उसमें, ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गए कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर, कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, कुछ होते हैं जो सिस्टम के लिए बनाए होते हैं, और कुछ होते हैं जो क्या बोलते हैं एप्लीकेशंस के लिए बनाए होते हैं। जैसे कि प्ले स्टोर पे हमको एप्लीकेशंस मिलती हैं ना, वो सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है। पर ऑपरेटिंग सिस्टम जिससे पूरा, जैसे एंड्रॉयड सिस्टम है, एंड्रॉयड सिस्टम उसको बनाने के लिए भी सी लैंग्वेजेस का यूज़ किया जाता है। सो इट इज़ लाइक नॉट हाई लेवल एंड नॉट अ लो लेवल। बेसिकली लो लेवल लैंग्वेजेस को ओएस में यूज़ करते थे, जो कि पिछली वीडियो में अगर देखा होगा तो आपको पता चला होगा। और हाई लेवल लैंग्वेजेस का बेसिकली यूज़ होता है एप्लीकेशंस बनाने में, वेब एप्लीकेशंस हो गई, ठीक है, वेब एप्लीकेशंस होगी। देन प्ले स्टोर पे एप्लीकेशंस होती हैं, उन पे यूज़ करते हैं, जैसे वर्ड प्रोसेसर, वर्ड, ये दिस एंड दैट एंड मैनी अदर ऑनलाइन एप्लीकेशंस। जब आप ऑनलाइन PDF टू वर्ड है समथिंग लाइक दैट ना, हाँ, तो इस चीज़ को इन लैंग्वेजेस के द्वारा ही बनाया जाता है, ऐसी वेबसाइट्स को, ठीक है। उसके अलावा अब अगली लैंग्वेज की बात करी जाए तो पास्कल। पास्कल जो है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बाकी लैंग्वेजेस की तरह ही ये भी एक हाई लेवल लैंग्वेज है। और इसको डेवलप किया था निकोलस वर्थ ने। इतना याद रख लो, बस काफ़ी है, ठीक है। तो हमने अभी तक पढ़ी कुछ लैंग्वेजेस, अभी आगे बढ़ते हैं। कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ऊपर। ये अभी मैं आने वाली हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती क्या है, ठीक है, पहले उधर से चलते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कुछ नहीं है, ये ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग है। मतलब सारे इस चीज़ को इस तरीके से याद रख लो, जो सारी जो लैंग्वेजेस है ना, जो OOP उप्स कंसेप्ट, मतलब इसकी शॉर्ट फॉर्म है, तो जो उप्स कंसेप्ट को यूज़ करके बनाई जाती है, वो सारी लैंग्वेजेस जो है वो ऑब्जेक्ट्स यूज़ करे जाते हैं उसमें। और वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो फर्दर क्लासेस, मतलब उससे क्लासेस बनाई जाती हैं। ऑब्जेक्ट्स हो गए एक तरीके से क्या बोलते हैं, ब्लू प्रिंट ऑफ द, नो 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 नो, क्लास हो गया ब्लू प्रिंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया रियल लाइफ क्लासेस। अभी अब मैं, आप बोलोगे क्लास, कौन सी क्लास की बात कर रहे हो, जो जो चल रही होती है वो वाली क्लासेस की बात नहीं है, ये टोटली डिफरेंट कंसेप्ट है। तो अभी इसमें अगर मैं डीप में जाना चाहूँ तो ये बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, तो इसलिए मैं इतना डीप में नहीं जाता। नॉर्मली एक तरीके से आप ये देख लो, अगर किसी ने पाइथन पढ़ी होगी या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी होगी, एक्सेप्ट फॉर HTML, मैं HTML की बात नहीं कर रहा, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात की कर रहा हूँ, तो उसमें आपको देखा होगा आपने कि क्लासेस एक तरीके से फंक्शंस होते हैं ना, फंक्शंस, उन्हें आपने फंक्शन बनाए होते हैं। जैसे कि कुछ कुछ फंक्शन है स्क्वायर रूट, पाइथन में होते हैं, जैसे स्क्वायर रूट, मैथ के फंक्शन जो हैं। तो ये सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, इसमें सारे चीज़ें एक तरीके से क्लासेस, जावा स्पेशली, जो जावा यूज़र्स हैं उनको समझ आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ, बट जो नहीं भी होंगे तो उनके लिए भी मैं बताना चाहता हूँ। जो पहले पहले सी प्रोग्रामिंग जो है तो होती थी, वो दूसरी प्रोग्रामिंग होती थी, उसमें सारा एक तरीके से सारा सारा कोड एकदम से
सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूँ, ठीक है, इस बार सबको समझ में आएगा। सारा कोड जो है वो एक तरीके से एकदम से लिख दिया जाता था। कोड हो गया वो जिससे हम एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, तो सारा कोड एकदम से लिख दिया जाता था, ठीक है, कोई लेनी देनी नहीं थी, और एकदम से लिख दिया जाता था, जिससे सिक्योरिटी, ये जो आपको दिख रहा है, सिक्योरिटी पे फ़र्क पड़ता था और परफॉर्मेंस पे ऑल्सो फ़र्क पड़ता था, और कम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती थी कोड की। क्यों बढ़ती थी कम्प्लेक्सिटी कोड की? क्योंकि जो सब कुछ है, सब मतलब एक भी चीज़ को चेंज करने के लिए पूरा कोड को चेंज करना पड़ता था, क्योंकि पूरा कोड एक तरीके से एक ही साथ लिख दिया गया होता था। तो दैट वाज कॉम्प्लेक्स, दैट वाज नॉट वेरी सिक्योर, दैट वाज आल्सो वल्नरेबल टू हैकर्स, तो हैक भी किया जाता था। पर जब ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आई, ये प्रोग्रामिंग मतलब ये जो हाई मतलब ये हाई लेवल लैंग्वेजेस में ही है, ठीक है, उसी कैटेगरी में आती हैं ये लैंग्वेज भी, क्योंकि ये सारी लैंग्वेजेस वो ही हैं, ठीक है, ये कोई भी नहीं है जो सिस्टम के लिए बनाई गई हैं। तो इनको पूरा करने के लिए समझ लो, या कुछ भी ऐसे तरीके से समझ लो, इन कमियों को पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आई एग्जिस्टेंस में। और इसमें क्या हुआ, और इसमें जो सारे जो कोड लिखा जाता था ना, समझ लो, तो वो एक तरीके से एकदम से नहीं लिखा जाता है, एक एक तरीके से एक पैकेजेस समझ रहे हो, पैकेजेस, एक पैकेजेस के फॉर्म में अलग अलग कोड अलग अलग फाइल में लिखा जाता है, जिससे क्या हो रहा है, एक तरीके से जो अप्रोच है वो एक सिक्योर हो रही है। और उन पैकेजेस को में एक तरीके से एक कीवर्ड है, कीवर्ड को यूज़ कर रहे हैं, और उस कीवर्ड को हम मेन कोड फाइल में यूज़ कर रहे हैं, समझ रहे हो? तो मतलब एकदम से एक, मैं आपको सिंबॉलिकली समझाता हूँ, ठीक है, देखो, मैं बताता हूँ आपको मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ये एक फ़ाइल हमने लिखी, ठीक है, कुछ कोड लिखा इसमें, फिर ये हमने दूसरी फाइल लिखी, उसमें कुछ कोड लिखा, ये समझ रहे हो, एक फंक्शन बनाया, ये एक फंक्शन बनाया, या और मतलब फंक्शन कैसे बनाते हैं, बीच में क्लासेस के थ्रू बनाते हैं, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी इन दोनों क्लासेस को समझ लो नॉर्मली, जो हम ये मेन फाइल है हमारी। अब ये जो मेन फाइल है, इसमें हमने इन दोनों क्लासेस को एक एक लाइन में लिख के यूज़ किया, और इससे क्या हुआ, इससे मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। इससे ये हुआ कि एक तो हमने डायरेक्टली उस क्लास को यूज़ नहीं किया, ठीक है, डायरेक्ट वो मेन फाइल में जो मैंने फंक्शन यूज़ किए, अब उसको वो कोई डायरेक्टली देख नहीं सकता, मतलब बंदे को पता चल रहा है कि वो एक तरीके से नॉर्मल इंग्लिश में यूज़ किए हुए फंक्शंस होंगे, मतलब उसकी जस्टिफिकेशन बंदे को समझ आ रही होगी, बट नॉर्मली वो बंदे को कोड चेंज करने के लिए बेसिकली दूसरी फाइल्स में जाना पड़ेगा, और फिर उसके थ्रू चेंज करना पड़ेगा, तो मतलब प्रोसीजर लंबा हो गया, तो हैकर्स को हैक करने के लिए मुश्किल हो गई, जिसकी वजह से सिक्योरिटी बढ़ गई, ठीक है। और उस वजह से सिक्योरिटी बढ़ गई, और परफॉर्मेंस कैसे एनहेंस हुई, क्योंकि हमने सब चीज़ों को डिवाइड कर दिया, तो हमारे लिए इजी हो गया, कल को अगर हमें कोई भी चीज़ एक बार क्लास बनाएंगे हम, और उसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं कोड में, जिससे बहुत फ़ायदा हो जाएगा, रिडंडेंसी मतलब रिड्यूस होगी, रिडंडेंसी होगी, बार बार कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, और एक बार हमने फंक्शन बना दिया और उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं प्रोग्राम में, ठीक है। सो ये सब चीज़ें, ये सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वैसे वाले कंसेप्ट्स को यूज़ करके कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं यूआई। सबसे पहली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अगर आपको क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, तो क्या लिखोगे? सबसे पहली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी सिमुला, ठीक है। दिस वाज द फर्स्ट प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऊप लैंग्वेज, ठीक है। ऑल राइट। सो अब जो मोस्ट पॉपुलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उनके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। बहुत सारों को इनके बारे में पता भी रहेगा। तो सबसे पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है जावा, ठीक है। इसके कुछ ऑथर्स हैं, ऑथर्स का नाम याद रखना है, और फिर ये इनका फंक्शन याद रखना। मैं बस इस तरीके से बता रहा हूँ, तो उस तरीके से एग्जांपल मतलब उस तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो आसान हो जाएगा। सबसे पहले सॉरी सबसे पहले थी जावा के बारे में। जावा किसने डेवलप की? जेम्स गॉशलिन ने, ठीक है। ये बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है, बहुत जगहों पर यूज़ हो चुकी है। ये मतलब समझ लो आईओटी में भी यूज़ हो चुकी है, ठीक है। मतलब आईओटी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, आईओटी हो गई एक तरीके से ऐसे डिवाइसेस जो अभी तक आए भी नहीं हैं, जो मतलब नेट से चलते हैं, जैसे स्मार्ट लाइट्स हो गई ना। स्मार्ट लाइट्स समझ लो कि ऐसी लाइट्स जो
जो वाईफाई की मदद से चल रही हैं। वाईफाई की मदद से हम मतलब जैसे स्मार्ट स्विचेस, जैसे एलेक्सा वगैरह सुना होगा ना आपने, मार्केट में आया, तो वैसी वाली चीज़ें जावा को यूज़ करके हम वो चीज़ें तक बना सकते हैं। उसके अलावा मोबाइल ऐप्स, दे आर यूज्ड फॉर डेवलपिंग मोबाइल ऐप्स, डेस्कटॉप मोबाइल एप्लीकेशंस, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, वेब एप्लीकेशन होगी जो कंप्यूटर पे वेबसाइट्स बनाते हैं हम, ठीक है। और वो भी डायनामिक। डायनामिक मतलब कुछ भी अपडेट किया जा सकता है और स्टोर भी किया जा सकता है डायनामिकली। डायनामिकली स्टैटिक नहीं होती हैं ये एक तरीके से। इसमें जो भी इंफॉर्मेशन होती हैं, कुछ वेबसाइट्स होती हैं स्टैटिक, जो HTML को यूज़ करके बनाई जाती हैं। एक बार उसको बना दिया तो उस पर कुछ चेंजेस नहीं ला सकते, पर डायनामिक में आराम से चेंज हो सकता है, ठीक है। तो जावा, तो मैंने थोड़ा थोड़ा लेंथी कर दिया, अब थोड़ा बाकियों को शॉर्ट रखूँगा, ठीक है। तो जावा समझ लो जेम्स कौशल ने किया, और ये मोबाइल, डेस्कटॉप और वेब ऐप्स को बनाने के लिए यूज़ किया। उसके बाद पाइथन, इसको बनाया था, सबसे फेमस लैंग्वेज है ये, गुइडो वॉन रोसम ने, ठीक है, मोस्ट फेमस लैंग्वेज। और इसको आज की डेट में सारी बहुत जगहों पर यूज़ किया जाता है। विजुलाइजेशंस में, ग्राफ समझ लो, विजुलाइजेशंस होगी जैसे कि ग्राफ्स वगैरह के लिए साइंटिफिकली भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। डेटा विजुलाइजेशन में यूज़ करते हैं, मतलब जो भी आपने कोड लिखा है उसके थ्रू डेटा एनालिसिस करते हैं लोग आजकल। मतलब इवन समझ लो कुछ बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज जो होती हैं, अपने अपनी कंपनी का डेटा एनालाइज करती हैं बेसिकली। ज़्यादातर उसमें यूज़ होता है ये, और वेब ऐप और बहुत बहुत जगहों पे यूज़ होता है, फ्रेमवर्क्स एंड ऑल, ठीक है। ये गोडो वॉन रॉसम ने बनाया है, मोस्ट फेमस OOP लैंग्वेज। उसके बाद C#, ये जो C# जो है ना, इसको बोलते हैं हम C#। आ जाती है, और .NET आती है। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है, ये भी बनाया है, क्या बोलते हैं, विंडोज़ कॉर्पोरेशन ने। ये विंडोज़ के द्वारा बनाई गई है, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन द्वारा बनाई गई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसमें C# जो है उसका बेसिकली यूज़ किया जाता है गेमिंग एप्लीकेशंस के लिए, और .NET का यूज़ किया जाता है विंडोज़। मतलब माइक्रोसॉफ्ट ने .NET को यूज़ करके कुछ सॉफ्टवेयर्स ही बनाते हैं बेसिकली, जैसे कि विंडोज़ डेवलपमेंट में .NET को यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं HTML। ये एक तरीके से सारी लैंग्वेजेस का बेस है, स्ट्रक्चर है। अगर आपको कोडिंग पढ़नी है तो स्टार्ट HTML से ही होता है, ठीक है। तो ये डेवलप किया था टिम बर्नर्स-ली में, इसमें ज़्यादा कुछ सोचने वाला है नहीं, ये आता भी नहीं है, आएगा भी नहीं, बस ये याद रख लो। जावास्क्रिप्ट आती है, फिर जावास्क्रिप्ट जो है, इसका साइंटिस्ट का नाम याद रख लेना क्योंकि ये भूल सकता है, ब्रेंडन इच। जावास्क्रिप्ट एक सर्वर साइड एप्लीकेशन है, ये जावा से बिल्कुल मिलती जुलती नहीं है, वो उससे सॉफ्टवेयर्स बनते हैं। इससे नॉर्मल HTML पेजेस में इंटरेक्शन बना सकते हो आप। इंटरेक्शन विद HTML पेजेस के लिए यूज़ करते हैं, मतलब वो उसमें जो भी फंक्शनैलिटीज़ होती हैं ना HTML पेजेस में, कुछ भी फंक्शंस, ऐसे वाली चीज़ें जो फंक्शनैलिटीज़ में ज़्यादातर यूज़ होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा और भी जगहों पे यूज़ होती है, इसको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बोलते हैं, ये याद रख लेना। मैं डीप में नहीं जा रहा, मैंने अभी तक बहुत चीज़ों पे डीप में चला गया हूँ, पर अब मैं डीप में नहीं जा रहा, ठीक है। आपको सेपरेट वीडियो चाहिए होगी तो मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। पर ये सर्वर साइड ऑपरेशंस में परफॉर्म किया जाता है, और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि इससे हम, क्या बोलते हैं, समझ लो कोई भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवा सकते हैं। देखो, एक एक होता है वेब पेज बनाना। वेब पेज बनाने के लिए स्ट्रक्चरल लैंग्वेज है HTML, ठीक है। और डिज़ाइनिंग, उसके बाद होता है डिज़ाइन, मतलब उसमें कलर वगैरह देना, वेबसाइट पे कलर वगैरह देने के लिए लैंग्वेज होती है CSS। और लास्ट में ये आती है जावास्क्रिप्ट, उसमें फंक्शनैलिटी देना, मतलब कोई भी चीज़ जैसे क्लिक हेयर टू डू दिस, क्लिक हेयर टू डू दैट, तो ऐसी वाली चीज़ें करवाना, वो भी ब्राउज़र बेस, ठीक है। ये क्लाइंट साइड बेस नहीं है, ठीक है। तो ये क्लाइंट साइड बेस है, क्या सर्वर बेस नहीं है ये, तो उस तरीके से है ये वो लैंग्वेज है। तो उसके अलावा आती है विजुअल बेसिक। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो इट इज़ बेसिकली यूज्ड फॉर मेकिंग टाइप सेफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऐप्स। और फिर उसके बाद है रूबी। ये बनाया था यूकीहिरो मात्सुमोटो ने, ठीक है। फिर आ गई पर्ल, ये बनाया है लैरी वॉल ने। उसके बाद है आप अपने पास PHP। ये भी एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जस्ट लाइक जावास्क्रिप्ट, बट
ये जो है ये ये भी बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है, कई कई जगहों पर ये यूज़ की जाती है। आज के टाइम में J&K में ज़्यादातर वेबसाइट्स में के लिए PHP की ज़्यादा डिमांड है एज़ कम्पेयर टू जावास्क्रिप्ट, ठीक है, ये याद रख लेना। So it is also used for making web applications. Also, it was made by the scientist named Rasmus Lerdof. So this can be asked in the exam. So kindly remember the names of the scientists which I am mentioning, which you can see in the video. All right. So let's proceed. So अभी तक हमने पढ़ा थोड़ा सा बेसिक्स, अब हम चलते हैं आगे। दिस अभी तक जो हमने पढ़ा, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा देखते हैं। अभी तक हमने हाई लेवल लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ा और कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और उसकी लैंग्वेजेस के ऊपर डिस्कस किया, ठीक है, उस पर कैसी लैंग्वेजेस हैं। अब आगे चलते हैं। अब आ रहा है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन क्या है। तो ये और पार्ट है, ये एक तरीके से बहुत ज़्यादा ऐसे करके कुछ 3 से 4 पार्ट अभी मैं और बताने वाला हूँ आपको। सो ये फंडामेंटल्स है कंप्यूटर्स के, तो इसका डीप एंड ही नहीं है। इवन मेरे को भी अभी तक पूरा नहीं आता है, तो इतना है डीप समझ लो, बट मैं आपको बेसिक ही बताने वाला हूँ, ठीक है। तो डरना नहीं और बने रहो मेरे साथ एंड तक वीडियो में। सो लेट्स प्रोसीड। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन क्या होती है? थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन स्टैंड्स फॉर, मतलब समझ लो जैसे इसका नाम पर आ रहा है, कंप्यूटर्स के ऊपर थ्योरी, समझ लो थ्योरेटिकल। अगर कंप्यूटर्स को हमने थ्योरी के फॉर्म में अगर लिख दिया, मतलब कंप्यूटर क्या होता है, उसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है, कैसे बनाए जाते हैं कंप्यूटर को इन द फॉर्म ऑफ थ्योरी, तो वो आ जाएगा TOC के अंदर, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के अंदर। ये एक तरीके से कंप्यूटर्स को पढ़ना हो गया, पर थ्योरेटिकली, ठीक है, नॉट प्रैक्टिकली। So it is a very boring subject. Kindly don't proceed if you don't like computers very much. All right, but here you have to study because it is coming in the exam, so you have to study. So normally TOC में अगर आएगा कुछ तो ये 3 टाइप्स आएंगे। ये देखो, आप देख सकते हो, मैंने थोड़ा छोटा कर दिया है दिखाने के लिए। तो अब मैं थोड़ा आउटलाइन भी करने वाला हूँ। सबसे पहले 3 जो थ्योरीज हैं TOC में आती हैं, वो एक है कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी, कंप्यूटेबिलिटी थ्योरी और ऑटोमेटा थ्योरी, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी होगी, इसके 2 टाइप्स हैं, इजी हार्ड। कंप्यूटेबिलिटी थ्योरी अगर पूछेंगे तो उसके टाइप्स बता दो, तो उसमें आप लिखना सॉल्वेबल, अनसॉल्वेबल। देखो इस तरीके से याद करना, TOC है, उसके 3 टाइप्स हैं। एक होगी कॉम्प्लेक्सिटी। अब कॉम्प्लेक्स मतलब समझ लो कॉम्प्लेक्स कैसे कॉम्प्लेक्स हो गए, ईजी मतलब या तो इजी होगा या तो हार्ड होगा, ठीक है, उस तरीके से वो हो गया। अब कंप्यूटेबिलिटी का मतलब है कि कोई चीज़ कंप्यूट हो सकती है। उससे पहले मतलब समझो चीज़ का, अगर आपको मतलब समझ आ गया तो आप उसके टाइप्स भी बना सकते हो, ठीक है, पर पहले आपको टर्म्स भी याद होनी चाहिए। एक हो गया कॉम्प्लेक्सिटी, कंप्यूटेबिलिटी और ऑटोमेटा। ऑटोमेटा में तो सीधा याद रखना पड़ेगा ना, मैं तो पढ़ रखा हूँ तो इसलिए मुझे पता है, तो आपको यू हैव टू रिमेंबर इट। फर्स्ट इज़ फाइनाइट ऑटोमेटा, देन कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, and the last one is Turing machine. The automata ki types, and this you have to remember, but the other two I will make you a way so that you will be easily able to remember it. So first of all, think about the complexity part. The complexity one is it is easy, another one it should be complex, it should be hard. कॉम्प्लेक्स मतलब हार्ड, तो समझ ले रहे हो ना, इजी हार्ड। सो ये हो गया उसके 2 टाइप्स। और उसके बाद आती है कंप्यूटेबिलिटी थ्योरी। कंप्यूटेबिलिटी मतलब उसका मतलब ही ये है कि कोई चीज़ कंप्यूट हो सकती है नहीं। कंप्यूट का मतलब कोई चीज़ सॉल्व हो सकती है नहीं, कोई चीज़ को हम कितनी एग्जांपल मतलब कैसे अगर सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कुछ होती है कंप्यूटेबल, कुछ होती है अनकम्प्यूटेबल, तो उसी हिसाब से इसकी टाइप्स आ गई, सॉल्वेबल, अनसॉल्वेबल, ठीक है। तो ये आ गया थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया, इसके अलावा थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में और क्या क्या होता है TOC में। इट ऑल्सो डील्स, मैंने पॉइंट लिख दिया, ये देख लेना, इट इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि कितनी इफेक्ट मतलब कितने अच्छे से हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग एल्गोरिदम्स एंड कंप्यूटेशन मॉडल्स। वही एक तरीके से जो मैंने आपको चीज़ बोली ऊपर ना हिंदी में, उसी को इंग्लिश में तोड़ फोड़ के और अजीब तरीके से लिखा है, बट पेपर्स में इसी तरीके से आएगा, क्योंकि जिसने भी इंग्लिश रखी होगी तो उसको ऐसे ही आएगा। इट डील्स विद हाउ एफिशिएंटली प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड
ऑन द मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन. मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन मतलब थ्योरेटिकल पार्ट, थ्योरेटिकली हाउ प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड यूजिंग एन एल्गोरिदम. ठीक है. सो अब इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, वो याद रख लेना. टीओसी में बस ज़्यादातर यही है, ज़्यादा पूछते भी नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूँ, देख लो आप, क्योंकि हो सकता है पूछा जाए. सबसे पहले स्टार्ट करो लैंग्वेज से. लैंग्वेज हो गया सेट ऑफ स्ट्रिंग्स. अब स्ट्रिंग क्या होता है, तो मेरे को बोलोगे स्ट्रिंग्स क्या होता है. स्ट्रिंग हो गया सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स, बट कौन से अल्फ़ाबेट्स, जो कि कोई सीक्वेंस बनाए. ठीक है. अब अल्फ़ाबेट क्या हो गया, अल्फ़ाबेट हो गया सेट ऑफ सिंबल्स. मतलब एक जो है चीज़ वो ऊपर वाले पीछे वाली चीज़ के रिलेटेड है. ठीक है. बट इन सब में जो भी है सारी चीज़ों का एक चीज़ होनी चाहिए, फाइनाइट. थिंग इज़ दैट इट शुड बी फाइनाइट. ठीक है. फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स. अब सिंबल क्या हो गया, अब आ जाके तुम मेरे को बोलोगे सिंबल्स क्या हो गया, वो हो गया कोई भी स्मॉलेस्ट कैरेक्टर which can be an alphabet, which can be a letter like A, B, C, D, which can be an alphabet, or which can be a symbol like this, which can be an alphabet like A, B, and now these are all are symbols. All right. So let me tell you something else. One was symbol. All right. So symbol we have already seen. uh, Making of symbols, we have alphabets. Alphabets are the set of symbols, but basically these symbols are like this: a b b, even q naught is a symbol. All right, alphabet set of symbols. Then using symbols, if a symbol form a sequence, if alphabets form a sequence like a b b c c, या a b a b a b a c b d, ऐसा कुछ करके ऐसी चीज़ें हैं, तो डीप में नहीं जाएंगे, तो वो बनाएंगी स्ट्रिंग, मतलब सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स, और सेट ऑफ स्ट्रिंग्स बनाएगा लैंग्वेज. सो ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज है टीओसी में. आगे बढ़ते हैं एल्गोरिदम्स के तरफ. एल्गोरिदम्स और उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे. एल्गोरिदम हो गया कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी समझ लो सेट ऑफ स्टेप्स विच इज़ यूज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. हमको कोई भी प्रॉब्लम दी है, या हमको कोई भी प्रॉब्लम दी है, तो हमको उसको सॉल्व करने के स्टेप्स बताने हैं अगर, तो वो एक तरीके से होगी, हमको पूछ रहे हैं वो एल्गोरिदम बता दो. ठीक है. कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम. अब इसके टाइप्स होते हैं, ये मैंने आपको सिंपल टर्म्स में बता दिया. अब इसके टाइप्स होते हैं कुछ, तो बस ये याद रख लेना जो सामने दिख रहे हैं. बिन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट हो गया, बबल सॉर्ट हो गया, शेल सॉर्ट हो गया, और क्विक सॉर्ट हो गया. अब बिन सॉर्ट ज़्यादातर यूज़ किया जाता है जब भी इंटीजर वैल्यूज़ हमें दिए रहेंगे, वो भी ज़्यादा नंबर में, तो हम वी विल यूज़ बिन सॉर्ट. ठीक है, रिमेंबर दैट. और वैल्यूज़ शुड बी वेरी लार्ज, लाइक 1 मिलियन फॉर एग्जांपल. और अगर हमें वही वही केस में कि कुछ करेक्टर्स वगैरह दिए रहेंगे, तो हम क्विक सॉर्ट को यूज़ करेंगे. करेक्टर्स मतलब लार्ज नंबर ऑफ करेक्टर्स लाइक बुक टाइटल्स फॉर एग्जांपल, हैरी पॉटर एंड ऑल. सो वी विल बी यूजिंग क्विक सॉर्ट देयर. उसके अलावा तो चलो अब देख लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा. अभी तक हमने पढ़ा एल्गोरिदम्स क्या होते हैं, हमने पढ़ा टीओसी क्या होती है, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, और उसमें क्या क्या टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ की जाती हैं अक्सर. फिर उससे पहले हमने पढ़ा कि उप्स कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ा, और कुछ लैंग्वेजेस पढ़ी उसके बारे में. मैं आपको रिवाइज़ करा रहा हूँ साथ साथ में. ठीक है, ताकि आपको बोरिंग ना लगे, और साथ में आपको थोड़ा परमानेंट मेमोरी मिल जाए instead of going into the temporary memory. all right. so ठीक है, फिर ये हमने सब पढ़ा अभी तक. अब हम आगे पढ़ेंगे फ्लो चार्ट के बारे में. ये बहुत आसान होने वाला है, जल्दी अब जल्दी हो जाएगा सिस्टम. फ्लो चार्ट हो गया एक तरीके से डायग्रामेटिकली, अगर हमने एल्गोरिदम को रिप्रेजेंट करना हो. ठीक है, हमने अगर एल्गोरिदम समझाना हो डायग्रामेटिकली, तो मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना हो, तो वो फ्लो चार्ट के रूप में हम रिप्रेजेंट करते हैं. और इसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, बहुत आसान होता है, ये कोई भी बना सकता है. और ये बेसिकली जब हम आगे जाते हैं तो ये यूज़ करते हैं, मोस्टली डेवलपर्स यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम्स को एक्सप्लेन करने के लिए इन सिंपल टर्म्स. फॉर एग्जांपल बिजनेसमैन्स को ज़्यादातर यही बना के फ्लो चार्ट के रूप में प्रेजेंट करते हैं वो अपने एल्गोरिदम्स. ठीक है. अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो देख लो, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगी.
पहला आ गया ओवल। अगर ओवल दिया हो तो उसका मतलब है स्टार्ट या स्टॉप, ठीक है। स्टार्ट या स्टॉप करने के लिए हम ओवल यूज़ करते हैं, मतलब एल्गोरिदम को स्टार्ट या स्टॉप करने के लिए हम ओवल यूज़ करेंगे। फिर आएगा रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल अगर दिया हो तो उसको मतलब प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग मतलब कि कोई भी चीज़ हमने क्या मतलब प्रोसेस क्या चल रहा है, या कंप्यूटेशन हमने कोई चीज़ बतानी है। फॉर एग्जांपल अंदर जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं ना, उसके लिए रेक्टेंगल अगर वो चल रहे हैं तो रेक्टेंगल यूज़ करेंगे। अभी आगे मैं एग्जांपल दिखाऊंगा आपको, उससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। उसके बाद आ गया ये, अगर डिसीजन मेकिंग है कुछ, मतलब कोई एक काम करता हूँ मैं, एग्जांपल के थ्रू ही बताता हूँ, ज़्यादा आसान हो जाएगा। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर ओवल दिया हुआ स्टार्ट। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हमें बताना है कि कोई एक नंबर जो है वो 10 से बड़ा है या नहीं, ठीक है। और डायरेक्टली हम इसमें 5 की वैल्यू ले रहे हैं, तो इसलिए मैंने स्टार्ट करने के बाद पैरेललोग्राम नहीं लिया। पैरेललोग्राम नॉर्मली प्रिंट करवाने के लिए यूज़ करते हैं। देखो पैरेललोग्राम इज़ नॉर्मली यूज्ड फॉर प्रिंटिंग द इनपुट और आउटपुट। बट आप बोलोगे यहाँ पर इनपुट जो हमने लिया, पर इसमें हमने रेक्टेंगल यूज़ किया जिसमें तो वैल्यूज़ प्रोसेस, देखो वैल्यूज़ लिख रहा हूँ ना मैं, तो डायरेक्टली रेक्टेंगल ही यूज़ होगा इंस्टेड ऑफ यूजिंग पैरेललोग्राम। आस्क मी व्हाई? इट इज़ बिकॉज आई हैवंट read input from from the user, I have taken it myself in the code। मतलब कोड में मैंने यूज़ किया है खुद से, ठीक है। तो इट इज़ मोर लाइक कंप्यूटेशन, नॉट लाइक एन इनपुट। सो उसके बाद हमने देख रहे हैं कि वो नंबर, फिर उसके बाद वो नंबर एक तरीके से प्रोसेस में चले जाएगा ना, तो इसलिए हमने उसके बाद रोम्बस को यूज़ किया। रोम्बस इज़ येस और नो, जब भी आ जाएगा तो रोम्बस यूज़ करते हैं। सो तो और कनेक्टर्स होते हैं, कभी कभी कनेक्टर्स भी यूज़ करते हैं, गोले गोले से होते हैं। कनेक्टर्स हो गया जब भी एक पेज में फिट नहीं आ रही हो चीज़, तो दूसरे पेज में कनेक्ट करने के लिए कनेक्टर्स यूज़ करते हैं। और कुछ एरोज़ भी होते हैं, एरोज़ को भी यूज़ करते हैं। और वो नॉर्मली जैसे आपको इधर देख सकते हो, वो हो गया मूविंग फॉरवर्ड, मतलब एक एल्गोरिदम में अगला स्टेप को रिप्रेजेंट करने के लिए एरोज़ का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं हम, फिर उसके बाद नंबर लिया 5, फिर उसके बाद चेक कर रहे हैं कि नंबर जो है, फिर उसके बाद हम चेक कर रहे हैं नंबर जो है वो 10 से बड़ा है या नहीं। अगर है तो प्रिंट कर दो नंबर। और जो प्रिंटिंग है, प्रिंटिंग स्टेटमेंट जैसे मैंने आपको बोला, वो पैरेललोग्राम में ही लिखना है। हमने पैरेललोग्राम बना के अंदर स्टेटमेंट्स लिखनी है, ठीक है। ऐसे दिया होगा कभी ऑप्शंस में, तो उस हिसाब से आप देख लेना, कैसा भी क्वेश्चन हो तो आंसर आप निकाल लोगे, ठीक है। तो उसके बाद प्रिंट द नम, अगर नहीं होगा वो तो भी प्रिंट करना पड़ेगा, पर उस केस में हमने किया है कि उसमें 5 ऐड कर देने का। हमने एक तरीके से बताया है कि अगर नंबर जो है 10 से छोटा होगा तो उसमें 5 ऐड कर दो, अगर जो नंबर है वो 10 से बड़ा है तो उसको डायरेक्टली प्रिंट कर दो। तो ऐसा एक प्रोग्राम दिया हुआ है ऐसा बताने के लिए। और एट लास्ट, एंड और स्टॉप, वो भी ओवल में, ठीक है। तो ये था सिंपल फ्लो चार्ट। अब चलते हैं सिस्टम डिज़ाइन की तरफ। कंप्यूटर सिस्टम डिज़ाइन का क्या मतलब है? सिस्टम डिज़ाइन मतलब कंप्यूटर कैसे डिज़ाइन करते हैं, उसके क्या स्टेप्स होते हैं। तो उसमें आ जाता है कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ठीक है, कंप्यूटर कैसा बनाया गया। फिर डिज़ाइन ऑटोमेशन, मतलब डिज़ाइन को कैसे हमने ऑटोमेट किया, मतलब डिज़ाइन को कैसे हमने एआई वगैरह के थ्रू ऑटोमेट कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद इंटरकनेक्शन और पैकेजिंग। इंटरकनेक्शन मतलब कैसे वो हर कंप्यूटर के पार्ट्स कैसे आपस में इंटरकनेक्टेड है। और पैकेजिंग भी वही हो गया एक तरीके से, ठीक है। और उसके बाद वेरिफिकेशन भी तो करनी है। एक बार हमने पैकेज कर लिया, डिज़ाइन कर लिया, फिर उसके बाद हमने वेरीफाई भी तो करना है कि जो हमने भी बनाया है वो सही से बना है या नहीं। उसके अलावा VLSI डिज़ाइन, सो ये क्या होता है? इसका मतलब है जब एक बार वेरीफाई कर दिया हमने, सब कुछ सही जा रहा है, तो हम उसको सर्किट में डाल देंगे। उसी का नाम है VLSI डिज़ाइन, और इसकी फुल फॉर्म है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। सो बेसिकली ये हो गया आईसीज़, जो हम आईसीज़ मतलब वही सर्किट जो बना रहे हैं ना छोटे छोटे सिलिकॉन चिप्स के, तो उसमें डालेंगे। पर पहले हमने सारा मतलब कैसे सिस्टम कंप्यूटर कैसे डिज़ाइन करते हैं, तो उसका ये थोड़ा सा ओवरव्यू था। तो इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा देखना नहीं है, जो भी है तो टर्मिनोलॉजीज पढ़ा दी। इसके बाद आती है कंप्यूटर की सिक्योरिटी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ठीक है, लेट्स बिगिन।
अभी तक हमने बहुत कुछ देखा और अब हम देखने जा रहे हैं कंप्यूटर की सिक्योरिटी के लिए हम क्या क्या प्रैक्टिसेस यूज़ करते हैं और कंप्यूटर की सिक्योरिटी हमें चाहिए क्यों। नॉर्मली हमें कंप्यूटर की सिक्योरिटी चाहिए ही क्यों, क्योंकि उसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं नॉर्मल कंप्यूटर की सिक्योरिटी के लिए। कंप्यूटर की सिक्योरिटी के लिए कौन से पार्ट्स हैं जिनको सिक्योरिटी चाहिए। एक है हार्डवेयर, ठीक है। हार्डवेयर हो गए जो कि फ़िज़िकल पार्ट्स हैं जो भी कंप्यूटर के होते हैं, लाइक रैम, हार्ड डिस्क, ठीक है। उनको हैकर्स हैक कर सकते हैं तो हम सिक्योरिटी हमें चाहिए। एक होता है फर्मवेयर। फर्मवेयर जो है वो पेपर में आ सकता है, आपको पूछ सकते हैं फर्मवेयर होता क्या है। तो वो एक तरीके से बायोस का पार्ट है, वो भी एक हार्डवेयर, एक्चुअली वो एक सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर, ठीक है, समझ रहे हो। सॉफ्टवेयर पर जिसको हार्डवेयर में लगाया जाए, एच्ड ऑन हार्डवेयर, ठीक है। सो मोस्टली ये इनविजिबल, यूज़र से इनविजिबल होता है, मतलब जो हम देख नहीं सकते नॉर्मली, पर ये अगर नहीं रहेगा तो जो कंप्यूटर है वो वर्क ही नहीं करेगा, क्योंकि जो सारे हार्डवेयर के कंपोनेंट्स हैं ना, उनको काम करवाने के लिए उनको चेक करता है कि अच्छे से चल रहे हैं नहीं। तो ये स्टार्टिंग में जब कंप्यूटर बूट हो रहा होता है तो तब यूज़ करते हैं, तो वो उस टाइम पर फर्मवेयर यूज़ हो रहा होता है ऑटोमेटिकली। सो फर्मवेयर वो हैक नहीं हो जाए उसके लिए, ठीक है। और लास्ट में सॉफ्टवेयर्स भी तो हैं, जो नॉर्मली जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर उस पर वायरस आ गया तो भी दिक्कत है, उस पर उसको सिक्योरिटी चाहिए। तो नॉर्मली तो हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हैं जैसे कि एंटीवायरस प्रोग्राम्स बेसिकली। बट अब इसमें कुछ डीप में जाने वाले हैं, हम थोड़ा सा डीप में देखेंगे कि कौन कौन से वायरसेस होते हैं और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमें खतरा है, और वही पेपर में पूछ भी सकते हैं, ठीक है। तो इधर पे हो गया सॉफ्टवेयर्स में जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स, वर्ड प्रोसेसर्स, इंटरनेट ब्राउज़र्स, और मतलब नेट से आ सकता है। वर्ड प्रोसेसर हो गया जैसे कि एम एस वर्ड, एम एस डॉक्यूमेंट, उसके बारे में और भी आगे पढ़ेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। बट अभी हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ वायरसेस, टाइप्स ऑफ वॉर्म्स, टाइप्स ऑफ वायरसेस जो हमारे कंप्यूटर में हैक कर सकते हैं। सबसे पहला वायरस जो है वो है वॉर्म, वो है वॉर्म, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है, ये है ये ऐसा वायरस है जो कि अपने आप ही आ जाता है कंप्यूटर में, ठीक है। तो मतलब ये ऐसा वायरस है अपने आप आ सकता है, इसके लिए हमें इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होगी। सो नो ह्यूमन इंटरवेंशन इज़ नीडेड, इसीलिए लिखा है मैंने, ठीक है। फिर उसके बाद है स्पाईवेयर। स्पाईवेयर हो गया ऐसा मैलिशियस, मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर, स्पाइंग सॉफ्टवेयर समझ लो। स्पाई समझते हो, स्पाई मूवीज़ होती हैं ना, मतलब जो चोरी छुपे जाता है, तो वैसे ही ये सॉफ्टवेयर जो होता है इससे दूसरे कंप्यूटर का एक्सेस मिल जाता है, समझ लो। मैं समझ लो अगर हैकर हूँ ना, तो मेरे को तुम्हारे कंप्यूटर का एक्सेस मिल जाएगा, तुम जो भी कर रहे होगे अपने कंप्यूटर पे वो मैं देख सकता हूँ इस स्पाईवेयर, अगर मैंने इंस्टॉल कर दिया होगा तुम्हारे कंप्यूटर में तो, ठीक है। तो स्पाईवेयर हो गया वो। उसके बाद ट्रोजन। ट्रोजन क्या है, ट्रोजन एक का कंसेप्ट पुराने ज़माने से चलता आ रहा है। वो हो गया ट्रोजन, एक ट्रोजन हॉर्स होता था ना कि जो दिखने में लिख रहा है एकदम मतलब जो है एकदम सही सा डिस्गाइज, मतलब हार्मलेस है, जो डिस्गाइज डिस्गाइज बना के आता है। मैलिशियस सॉफ्टवेयर मतलब गलत सॉफ्टवेयर, हाँ, मतलब वही वायरस वायरस वाले प्रोग्राम्स। सो बट नॉर्मली इनका डिस्गाइज होता है कि ये एकदम ऑथेंटिक लगते हैं, देखने में ऑथेंटिक लगते हैं, तो इसलिए इनका नाम ट्रोजन पड़ गया। ये वायरस का ही एक टाइप है। तो यस, ठीक है। और ऐसे स्प्रेड करता है, और ये नॉर्मली इंसान ही स्प्रेड करवा सकते हैं, क्योंकि हम पहले डाउनलोड करेंगे तभी होगा ये ऑटोमेटिकली नहीं होता। फिर वॉर्म्स का कुछ टाइप्स हैं जैसे कि ईमेल वॉर्म्स, ये भी ऑटोमेटिकली ही होते हैं, ठीक है, ऑटोमेटिकली ही होते हैं, ह्यूमन की नीड नहीं है इनको भी। और जो ये है, ये ईमेल्स के थ्रू स्प्रेड होते हैं, ठीक है। तो ये सिस्टम के ईमेल को हैक करते हैं, ठीक है। मैलवेयर का ही एक टाइप, इनको भी ये मैलवेयर के ही पार्ट है, टाइप है। तो सिस्टम के थ्रू स्प्रेड करते हैं और बहुत ज़्यादा गंद मचा देते हैं। एक बार अगर तुम्हारे से ईमेल्स के थ्रू आते हैं, ठीक है, कोई ऐसे स्पैम ईमेल्स होगा उसके थ्रू आ जाते हैं, फिर तुम्हें एडवर्टीज़मेंट भेजते रहेंगे, या फिर तुम्हारा जो मेल है पूरा ओवरलोड कर देंगे ट्रैफिक से, ऐसे ऐसी चीज़ें करते हैं। फिर उसके बाद कुछ और है चीज़ें जो हमें देखनी है। फॉर एग्जांपल हाईजैकर, अगर तुमको हाईजैकर पूछोगे तो तुम ऐसे अपना दिमाग लगाते नहीं बैठना, ये हाईजैकर है तो ये क्या है, ये तो हो गया, होगा कुछ ऐसे ही हाईजैकर, कुछ भी होगा, कुछ भी नहीं होता है, ये भी एक तरीके से मालवेयर ही होता है।
और ये क्या करता है, ये जो होता है ये कंट्रोल ले लेता है किस चीज़ का, किसी स्पेसिफिक एलिमेंट का, लाइक अ वेब ब्राउज़र, और उसको यूज़ करके क्या करता है, सबसे पहले कोई वेब ब्राउज़र को पकड़ता है, हाईजैकर जो होता है, जो भी बंदा होगा ये, इट्स अ malware, इट्स अ malicious सॉफ्टवेयर विच टेक्स कंट्रोल ऑफ स्पेसिफिक एलिमेंट लाइक वेब ब्राउज़र, ठीक है। और उसके बाद अल्टरनेट करता है उसके बिहेवियर का, लाइक कुछ ऐसा ट्रैफिक सेंड करेगा, ट्रैफिक समझते हो, ट्रैफिक हो गया समझ लो अपने हिसाब से अपनी एड्स सेंड करेगा, वैसी वैसी चीज़ें सेंड करेगा, उल्टी पुल्टी चीज़ें सेंड करेगा आपके लैपटॉप या आपके पीसी या इवन मोबाइल्स पे भी, ठीक है। सो हाईजैकर वो चीज़ होगी, ठीक है। और वेब ब्राउज़र्स के थ्रू स्प्रेड करता है, एक स्पेसिफिक एलिमेंट को जाता है। फिर डायलर हो गया, डायलर इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ मालवेयर, ठीक है। बट ये कैसे स्प्रेड होता है, ये एक तरीके से कनेक्ट करता है कंप्यूटर के साथ। मतलब क्या होता है ये, एक तरीके से फॉरेन नंबर्स होते हैं ना, फॉरेन नंबर्स के तरीके से फॉरेन नंबर्स को डायरेक्टली कॉल मिला देता है डायलर, एक तरीके वैसा मॉलवेयर है ऑटोमेटिकली, ठीक है। सो विदाउट यूज़र कंसेंट, मतलब हमने परमिशन नहीं दी, उसके बाद भी वो डायरेक्ट करता है और प्रीमियम रेट्स पे हमें चार्ज कर देता है, और इस तरीके से फ्री में हमें इंटरनेशनल कॉल्स का हम स्कैम हो जाते हैं अगर हमने उस तरीके से पैक करवाए होंगे अपने फ़ोन या अपने सिस्टम पे। तो फिर उसके बाद आया की लॉगर भी एक तरीके से मालवेयर ही है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर ही है। पर ये जो होता है ये क्या करता है, ये होता है जितने भी हमने, ये एक तरीके से ऐसा मालवेयर है जो कि जो हैकर्स होते हैं ज़्यादातर वो यूज़ करते हैं, और उससे क्या करते हैं, ये हमारे जो सिस्टम होता है ना उसमें हमने क्या क्या कीज़ दबाई हैं उसका लॉग रखते हैं अपने पास, उसका लॉग रखते हैं हमने किस किस कीज़ है, और उससे क्या पता लगाते हैं। बेसिकली की लॉगर इज़ यूज्ड फॉर स्टीलिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, जैसे कि पासवर्ड्स, क्रेडिट कार्ड नंबर्स, पर्सनल मैसेजेस भी इवन, क्योंकि हमने जो भी टाइप किया तो वो उनके पास इंफॉर्मेशन रहती है, और एक तरीके से इतना एक सिक्योरिटी को मतलब हाईजैक करके यूज़ करते हैं। फिर बैकडोर भी है, वो भी एक तरीके से हैकर्स यूज़ करते हैं, और बाईपास कैसे यूज़ करते हैं, ज़्यादातर अनऑथराइज एक्सेस मतलब यूज बाय हैकर्स, इट बाईपासेस नॉर्मल ऑथेंटिकेशन एंड सिक्योरिटी मेजर्स लाइक एंटीवायरसेस और समथिंग, और ये वही कंप्यूटर के सिस्टम पे अनऑथराइज एक्सेस पाने के लिए ही बेसिकली सारे के सारे मालवेयर यूज़ किए जाते हैं। अब एक और टाइप का है, जैसे हम एक्सटेंशंस बोलते हैं ना, आज के टाइम पर बहुत पॉपुलर होंगे, जिनके पास लैपटॉप्स होगा उनको पता होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। एक्सटेंशंस यूज़ करते हैं, एक्सटेंशंस का ही दूसरा नाम है BHO, या फिर ब्राउज़र हेल्पर ऑब्जेक्ट, ठीक है। ब्राउज़र को हेल्प करने वाला ऑब्जेक्ट मतलब एक्सटेंशन। सो नॉर्मली ये एनहेंस करती है ब्राउज़र की फंक्शनैलिटी को, लाइक हम VPN इस्टेब्लिश कर सकते हैं, हम यूट्यूब एड्स को ब्लॉक कर सकते हैं, बट समटाइम्स और मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर मॉनिटरिंग यूज़र एक्टिविटीज़ एंड इवन सेंड सम ट्रैफिक एंड यस वट नॉट, यस, मतलब उनकी इंफॉर्मेशन भी चुराने में हेल्प कर किया जा सकता है, और बेसिकली लोग करते भी होंगे, ठीक है। तो ऐसा होता है, हमने अभी देखा इतनी सारी चीज़ें। अब हम चलते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स की तरफ। बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या हो गया, वो हो गया एक तरीके से, ये जो टर्म है ये फर्स्टली यूज़ की गई थी 1968 में, और उसके बाद ये जो डेफिनेशन है इसकी आई थी वो 1978 में, 10 साल बाद। बट ये है क्या, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स और आईटी को यूज़ करके बायोलॉजिकल क्वेश्चंस का आंसर देना, इस स्टडी को, इस फील्ड को हम बोलते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है। इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनके ऊपर डिस्कस हम नहीं करेंगे, नॉर्मली हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा रहेगा, DNA RNA, हमारा DNA क्या है, DNA वो हो गया, ठीक है। सेल्स क्या होते हैं, क्लिनिशियन, प्रोटीन, इन्वायरमेंट, ऑर्गेनिजम्स, सिग्नलिंग नेटवर्क्स हो गया, न्यूरल नेटवर्क्स जो हमारी न्यूरो मतलब नसें होती हैं ना, तो उसमें नेटवर्क्स, न्यूरल नेटवर्क्स हो गए। सो इतना नहीं पूछने वाले हैं, फिर भी मैंने थोड़ा सा डिस्कस कर दिया है। बेसिकली इसमें दो टाइप्स होते हैं, इसमें दो लार्ज स्केल एक्टिविटीज़ की जाती हैं, एक होते हैं जीनोमिक्स और दूसरा होता है प्रोटीनोमिक्स, ठीक है। वेट वेट प्रोटियोमिक्स, ऑलराइट। देखो ये दिख रहा है जीनोमिक्स, और ये प्रोटियोनोमिक्स। जीनोमिक्स हो गया जीन्स को एनालाइज करना, ठीक है, थ्रू मैथमेटिक्स, थ्रू IT सिस्टम्स,
और इवन थ्रू बायोलॉजिकल हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है उसके थ्रू, ठीक है, डेटाबेसेस वगैरह के थ्रू। और प्रोटीन्स हो गया, प्रोटियोमिक्स हो गया, प्रोटीन्स को एनालाइज करना, ठीक है। सो ये थी। उसके बाद हम चलते हैं आगे। लास्टली सबसे पहले हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हमने पहले से ही पढ़ लिया है, वीडियो में देख लेना आप, क्या बोलते हैं, चैनल पे जाके इसके बारे में सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ। तो बेसिकली हार्डवेयर हो गए वो पार्ट्स जो फिज़िकली हम टच कर सकते हैं, लाइक माउस, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क एक्स्ट्रा। एंड सॉफ्टवेयर मैं अभी शॉर्ट में बता रहा हूँ। सॉफ्टवेयर हो गए वो पार्ट्स जो कि हम टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, बट उसके बिना हार्डवेयर काम नहीं करेगा। लाइक एग्जांपल के लिए वेरियस एप्लीकेशंस, ऑपरेटिंग सिस्टम, इवन एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जो एंड्रॉयड जिस पे मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ और आप सुन पा रहे हो, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स, DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट एट एक्स्ट्रा, ठीक है। अब लास्टली हम लास्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं और इस वीडियो को अभी इधर ख़त्म करते हैं और फिर मैं आपको मिलूँगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहना, पर फ़िलहाल अभी ये देख लो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक छोटी सी चीज़ है। सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट को हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर, जो भी ये अभी आप देख रहे हो सॉफ्टवेयर हो गए, बता चुका हूँ मैं पहले ही, ठीक है। सो डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर इज़ नोन एज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, विच इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या आता है, डिज़ाइनिंग, हाउ टू डिज़ाइन, मतलब सॉफ्टवेयर कैसे डिज़ाइन किया गया, मेंटेनेंस ऑफ द सॉफ्टवेयर, एक बार डिज़ाइन तो कर लिया, इवन मार्केट में आ भी गया, पर उसकी मेंटेनेंस, बीच बीच में ख़राब होगा, उसके अपडेट्स लाना, ये वो लटन पटन, और एफिशिएंसी बढ़ाना सॉफ्टवेयर की, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में करते हैं हम। सो इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, SDLC मतलब हो गया सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, आपको पेपर में एग्जामिनेशन में ये आ सकते हैं, तो बताओ। सो ये बहुत आसान होते हैं, ठीक है एक्चुअली। सो मैं मार्क करते चलता हूँ और बोलते चलता हूँ। एक हो गया इंफॉर्मेशन गैदरिंग, एक हो गया प्रॉब्लम नोइंग और सॉल्विंग, एक तरीके से एक ही स्टेप आ गया। फिर उसके बाद सिस्टम डिज़ाइन, सिस्टम एनालिसिस, कोडिंग हो गया, देन टेस्टिंग हो गया, फिर इंटीग्रेशन हो गया। एक बार हमने कोड कर दिया, डिज़ाइन कर दिया, कोड कर दिया, इवन टेस्ट भी कर दिया। अब सारी चीज़ों को एक तरीके से एकजुट करना है, तो इंटीग्रेट करना है, ठीक है। फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन, अब एक बार हमने इंटीग्रेट भी कर दिया, अब हमने एक्चुअली वो इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, वो एक्चुअली हार्डवेयर में डाल देने का है। और उसके बाद फीडबैक और मेंटेनेंस, वो तो चलते रहेगा। सो दिस आर द नॉर्मल सॉफ्टवेयर स्टेप्स ऑफ SDLC विच कम्स अंडर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। और इसी के साथ हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। और आज हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, एक से भयंकर एक चीज़ देखी है। हमने फ्लो चार्ट्स के बारे में पढ़ा, एल्गोरिदम्स के बारे में पढ़ा, TOC थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद बहुत कुछ पढ़ा हमने, हाई लेवल लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ा, और बायो इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में पढ़ा, कंप्यूटर की सिक्योरिटी के बारे में भी पढ़ा। सो अच्छा, आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो आप और भी वीडियो स्क्रॉल कर सकते हो, और आने वाले दिनों में मैं और भी टॉपिक्स पढ़ाते रहूँगा, मतलब जल्दी ही ख़त्म करूँगा। सो तब तक के लिए टाटा बच्चों, अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।